मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर, और हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर ऑल द लॉज, ऑल द गैसेस लॉज के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की। आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, यूटी एग्जाम, यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑन 17th of June आप लोगों का एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री का 17 जून को है। तो वी हैव सम डेज फॉर रिवीजन, और वी हैव इन द एग्जाम वी हैव 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2 and 3। ठीक है, तो हम आज यूनिट फर्स्ट की रिवीजन करेंगे, एक शॉर्ट व्यू देखेंगे पूरी यूनिट का। ठीक है, 1 by 1 ऐसे ही हम जो 3 यूनिट्स हैं हमारी, उनकी हम रिवीजन 3 और 4 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 की रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रिवीजन ऑफ चैप्टर 1, that is some basic concept of chemistry. So in this chapter firstly we know about the what is chemistry, और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी है यूनिट। ठीक है, तो बट हमें इसकी छोटी सी क्विक रिवीजन ही लेकर चलना है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। आप लोगों को पता है साइंस की ब्रांच है। ठीक है, और इसके अंदर हम काफी कंपोजिशंस, केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और अब हम बात करें इसके स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के स्कोप, हमने बहुत से स्कोप डिस्कस करे थे, बहुत सी एप्लीकेशन डिस्कस की थी हमने केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस में हमारे पास बहुत कुछ था, जैसे मेडिसिन फॉर्मेशन, पॉलीमर फॉर्मेशन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, ड्रग्स फॉर्मेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था सिस्प्लेटिन जो हमारी कैंसर की मेडिसिन है उसकी, एजेडिटी, एजिडोथाइमिडीन, एड्स की हमारी जो थेरेपी के लिए मेडिसिन है, ये सब कुछ हमारा हमें जो मिलता है वो केमिस्ट्री से मिलता है। और इसके अलावा कुछ हमारे जो टीएनटी, जो एक्सप्लोजिव रिएजेंट्स हैं, टीएनटी मींस ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री की एप्लीकेशन से रिलेटेड है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, वहीं से हमें ये सब एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री से हमें बहुत कुछ फाइंड आउट होता है। केमिस्ट्री से हमें डाइज, परफ्यूम्स, ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री से ही मिलता है। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बहुत से स्कोप है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। और विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर चीज केमिस्ट्री से बनी है, हर चीज केमिकल से बनी है, और हम हर जगह जाते हैं तो हमें वही केमिकल्स और वही प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है आपको पता लगा, साइंस की एक ब्रांच है। जैसे हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की, उसकी कंपोजिशन, उसके केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्रिस्टल नेचर, ठीक है, सब कुछ डिटेल में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन, उसका नेचर, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इन द केमिस्ट्री। ठीक है, तो देयर वाइड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। मैंने भी आपको बताया केमिस्ट्री के बहुत से वाइड स्कोप है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें एक टॉपिक दैट इज मैटर, ये जो मैटर वर्ड है ये आपने चैप्टर 5 में भी दोबारा रीड आउट किया है। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और अगर हम मैटर, कोई भी चीज, मतलब जैसे सपोज ये चीज है, हमने इस चीज ने कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है और उसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। आप इसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, हम लोग भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो अगर हम बात करें मैटर के नेचर की, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर? और मैटर के नेचर में हम पढ़ सकते हैं टॉपिक दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम बात करें बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस के बारे में। और आप लोगों को बहुत बार डिटेल में बता दिया गया है कि सॉलिड्स क्या होते हैं। कंपैक्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, काफी रिजिड होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड? बिकॉज ऑफ द लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या फिर बोल सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिजिड। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको लिक्विड के बारे में मैंने बता रखा है। लिक्विड का नेचर है, लिक्विड की जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लूइडिटी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स, दे हैव कैपेबिलिटी टू फ्लो ऑल्सो। ठीक है, दैट्स व्हाई लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी।
फाइन। सेम इसी तरह से हम बात करते हैं गैसेस सब्सटेंस की, तो गैसेस सब्सटेंस में हमारे पास आ जाता है विच हैव लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड दे हैव ए कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। एट हाई कंप्रेसिबिलिटी जो नेचर होता है वो गैसेस पार्टिकल्स का होता है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है नेचर ऑफ मैटर के अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिक 3 टाइप मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है बेटा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो एक ही कंपोनेंट से मिलकर बना हो, एक ही पार्टिकल से मिलकर बने हो, या ऐसे पार्टिकल जिनकी कंपोजिशन फिक्स रहती हो, वो सब प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, विच फॉर्म बाय द सेम वो फिक्स कंपोजिशन, जो फिक्स कंपोजिशन और सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बने हो। बेसिकली एलिमेंट्स वो होंगे विच जो सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बने हो। सपोज आयरन का एलिमेंट है तो वो आयरन एलिमेंट है तो वो आयरन के ही एटम से मिलकर बना हुआ है। आयरन का एलिमेंट आयरन के एटम से मिलकर बना होता है, मतलब जो ऐसे एलिमेंट विच हैव सेम मतलब हम बोल सकते हैं जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल हमें मिले, ठीक है। डिफरेंट हमें कंपोजिशन नहीं मिलनी चाहिए, अदर अलग अलग पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट ना हो। तो लिक्विड एलिमेंट्स वो होंगे, एलिमेंट्स उन्हें बोला जाएगा जिसके अंदर एक ही काइंड के सब्सटेंस प्रेजेंट हो, एक ही काइंड के पार्टिकल प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, कंपाउंड्स जैसे एग्जांपल लिया मैंने वाटर। वाटर क्या है H2 और इसकी रेशियो क्या रहती है, वाटर का 2 और ऑक्सीजन की 16, तो रेशियो क्या रहती है 1:8। तो वाटर की रेशियो हमेशा फिक्स रहती है, ये बात आप लोगों को पता है। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जो फिक्स रेशियो से मिलकर बने हो, फिक्स कंपोजिशन से मिलकर बने हो, दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स। और कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर कंपाउंड्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, वो मिक्सचर है। ये 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अगर हमें 2 कंपाउंड्स आपस में 2 सब्सटेंस मिक्स करे हैं, वो पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं, तो वो कहलाएंगे होमोजीनियस। और अगर हमने 2 और मोर कंपोनेंट्स लिए हैं और वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाए हैं, उनकी जो वो इजिली अपीयर हो रहे हैं हमें मिक्सचर के अंदर, तो वो कहलाएंगे हेट्रोजीनियस। मतलब आप जिनको आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो होमोजीनियस क्या होंगे, वो कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें आप जो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे 2 और मोर कंपोनेंट्स दैट आर कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर, दे आर यूनिफॉर्म इन नेचर, दे आर कॉल्ड होमोजीनियस। और ऐसे कंपोनेंट जो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, वो होते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे फंडामेंटल यूनिट। तो आप लोगों को मैंने बताया था देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। मैटर की लगा लीजिए, बेसिकली जो मैटर होता है उसकी 2 यूनिट होती हैं, या बोल सकते हैं 2 क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड केमिकल क्वांटिटी। मैटर की हम बात करें तो इसको 2 क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड केमिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा मैटर की यूनिट की बात करें तो मैटर की फंडामेंटल 7 यूनिट्स हैं, जिन्हें हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टमैटिक यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट है वो है लेंथ, जिसकी उसको हम मीटर में लेते हैं, जिसकी जो यूनिट है वो मीटर है। मास, जिसकी यूनिट केजी है। टाइम, जिसकी यूनिट सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट एम्पियर है। टेम्परेचर, जिसकी यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट मोल है। एन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो, स्मॉल एन। और एक है इंटेंसिटी, ठीक है, जिसकी यूनिट कैंडेला है। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट है। इन फंडामेंटल यूनिट को एसआई यूनिट भी बोला जाता है। और ये सभी की सभी वो यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती हैं, जिनकी खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और वो यूनिट जो इन यूनिट से डिराइव होती हैं, तो कुछ यूनिट ऐसी हैं जो इन यूनिट से डिराइव होती हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो बहुत सी यूनिट ऐसी हैं जो इनसे डिराइव होती हैं, उन्हें बोलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय द फंडामेंटल यूनिट, जिसकी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है। और कुछ ऐसे यूनिट जो इन यूनिट से डिराइव हो रही हैं, वो है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ऐसी बहुत सी डिराइव्ड यूनिट हैं जो आपने फिजिक्स में भी डिस्कस की होंगी। आपको डिराइव्ड यूनिट बहुत सारी हमारी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम बात करते हैं इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसी फिगर्स जैसे 1 पॉइंट आप यह ले सकते हैं 1.5
14.007, ठीक है। तो अब आपको बताया था मैंने, कुछ यूनिट ऐसी होती हैं, कुछ डिजिट ऐसी होती हैं पॉइंट के बाद, ठीक है, जो कि अनसर्टेन होती हैं, नॉट फिक्स होती हैं। तो ऐसे डिजिट जो कि अनसर्टेन है पॉइंट का, जैसे मान लो सपोज हमारे पास 45.00007 है, तो आप क्या देखते हो कि जो लास्ट वाली डिजिट है दैट कंसीडर टू बी अनसर्टेन, नॉट फिक्स, ठीक है। तो कुछ यूनिट जो आफ्टर डेसिमल अनफिक्स होती हैं, जो मतलब पूरी तरह से फिक्स नहीं होती, उन अनसर्टेन होती हैं, उनको सर्टेन बनाने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए हमारा एक वर्ड यूज किया जाता है, हमारी कुछ फिगर्स यूज की जाती हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज अगर मैं आंसर की बात करूं, हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और हमारा आंसर आया है 45.0007, तो हम 7 को इग्नोर करेंगे, अनसर्टेन डिजिट कंसीडर करेंगे। बट सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बताता है कि आगे की डिजिट जो कि सर्टेन है, फिक्स्ड है, और पीछे की डिजिट जो कि अनसर्टेन है, उनको हम दोनों को काउंट करके चलेंगे, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अब जैसे हम बात करें इसकी, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4 5, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 5। तो कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, कोई भी जीरो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है, तो वो सारी डिजिट काउंट होंगी अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और कोई भी हमारे पास क्या है, जीरो बिफोर नॉन जीरो वो काउंट नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसकी एसएफ वैल्यू है 1, ऐसे ही कोई भी डिजिट सर्टेन डिजिट के बाद और सारी जीरो प्रेजेंट, सर्टेन डिजिट है और उसके बाद सारी जीरो प्रेजेंट है, वो काउंट होंगी। दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज एसएफ इज 4। इसकी एसएफ कितनी है बेटा, 4 है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ओके, इतना आप लोगों को पता हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिजिट आ जाती है और वो पावर में होती है, सपोज हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपको पता होना चाहिए जो पावर होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, वो हमें काउंट नहीं करनी है एसएफ में। तो हमारे पास है 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपको 10 की पावर 23 काउंट करके नहीं चलना है, 6.022 ये आपको काउंट करना है। तो एसएफ वैल्यू आपकी होगी 4, ठीक है। तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, इसकी सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर की सिग्निफिकेंस बनती है, इंपॉर्टेंस बनती है दैट अनसर्टेन डिजिट टू बी सर्टेन, अनसर्टेन डिजिट को भी काउंट करके चलना, उन्हें सर्टेन मान के चलना, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइन, इतना आप लोगों को पता हो। नेक्स्ट आ जाता है, ये कितने टाइप का होता है सिग्निफिकेंट फिगर का जो कंसेप्ट है, ये 2 टाइप का है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, 4 टाइप का लेके चलेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, एंड वन मोर, दिस इज कॉल्ड डिवीजन, दिस इज कॉल्ड डिवीजन। तो इन चारों के लिए हम अलग अलग तरीके से एसएफ की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल अप्लाई होता है और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू बता देती हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, कोई भी आपको अगर जीरो डिजिट गिवन है, सपोज आपको गिवन है इस तरह की कोई भी वैल्यू, एडिशन करने के लिए कोई वैल्यू आपके गिवन है, तो आप इन्हें ऐड करेंगे और एसएफ किस बेसिस पे काउंट करेंगे, आप एसएफ की वैल्यू काउंट करेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हो वहां तक आपने रुक जाना है, ठीक है। जितनी भी पॉइंट के बाद डिजिट हो वहां तक आपकी एसएफ वैल्यू, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट हो वहां तक आपकी एसएफ वैल्यू काउंट हो जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप लोगों ने क्या करना है, सपोज मेरे पास है 4.78, 2.8, ठीक है। तो जितने भी आपकी लिस्ट वैल्यू है वो आपकी एसएफ कहलाएगी। तो इस दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो लिस्ट वैल्यू क्या है 2.8, तो ये एसएफ वैल्यू 2.8 में कितनी डिजिट है 2, तो एसएफ वैल्यू कितनी है 2। तो इन केस ऑफ दिस डिवीजन कंडीशन, जितनी आपकी शॉर्ट वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, तो 2.8 यहाँ पर क्या कहलाएगी, एसएफ को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर इसको आप जस्ट डिवाइड करें चाहे ना करें, इसकी जो एसएफ वैल्यू है बेटा वो है 2। किससे पता चला, जो आपका लिस्ट आपको दिख रहा है, आपको टोटल डिजिट में देख लीजिए, जो कम नंबर है हमारे, वही एसएफ वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ आपको डेसिमल के बाद डिजिट चेक नहीं करनी है, यहाँ आपको सिर्फ इतना देखना है, डिवाइड करने के बाद जब 2 डिजिट को आपस में डिवाइड किया है, तो जो भी कम नंबर हमारा है इन दोनों में से, वो एसएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन केस ऑफ डिवीजन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट। ये मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 0.444 और एक आपके पास है 4.000। आप इसे या फिर 4 ये है और एक ये है, इन दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का मतलब होता है पॉइंट को एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट में आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ शिफ्ट करना है 4.0, आपने इसको वहां लेके जाना है, ठीक है, 4.0 और 10 की पावर। और अगर आपने इसको यहाँ लेफ्ट में लेके आना है 4.0 इंटू 10 की पावर, कितनी डिजिट कवर करी है 1 2 तो 10 की पावर 2। और यहाँ पर कितनी डिजिट कवर करी है यहाँ तक पहुंचाने के लिए 1 2 3 4 तो 10 की पावर -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या करना है, पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल वैल्यू दी हुई थी, आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है जो आपकी एक डिजिट है उसके बाद आप जस्ट पॉइंट को शिफ्ट करिए। जितना भी आप शिफ्ट करेंगे उतनी आप डिजिट बीच में से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 उतनी आपने पावर ले जानी है, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो पावर आपको दिख रही है, ठीक है। राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पावर आपको माइनस में दिख रही है और अब लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो पावर आपको प्लस में दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का जो टॉपिक है, जिसे हमने डायमेंशनल एनालिसिस भी बोला था, इस टॉपिक को क्या बोला था बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस। इस टॉपिक को हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर हमने क्या सीखा था, हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। एक यूनिट को कैसे दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमने हमारे पास क्या है 2 डेज है, हमने 2 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक। यहाँ हमने मीटर 2.45 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलना है, या फिर 2.14 इंच है आपने उसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप कोई भी वैल्यू देखिए और सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बताइए। नेक्स्ट आइए, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट को बोलते हैं बेटा डायमेंशनल एनालिसिस, और इसको यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। उसमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हम सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो यहां तक हम रब करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द लॉज। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यू नो दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंजिंग टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास एक फॉर्म से कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है, उसकी कुछ भी सब्सटेंस जो है वो लॉस और गेन नहीं होता। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। When 2 or more substances are react with each other and form a new product, then mass will not lose, it will be converted only into reactant to product. So mass neither be created nor be destroyed, only change into one form to another form, ठीक है। This is called law of conservation of mass. What is law of constant composition? Law of constant composition कहता है कि कोई भी कंपाउंड है उसकी जो रेशियो होती है बाय मास वो फिक्स होती है। जैसे CO2 है, CO2 की रेशियो हमेशा बाय मास फिक्स रहेगी। कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 इंटू 2 32। तो रेशियो क्या रहेगी हमारी इसके अंदर 3:8। तो CO2 की रेशियो हमेशा फिक्स रहती है। तो एनी कंपाउंड हैव फिक्स रेशियो बाय मास। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि कोई भी दो कंपाउंड, दो एलिमेंट मिलकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। सपोज मेरे पास H और O मिलकर H2O बनाते हैं, H और O मिलकर H2O2 बनाते हैं। तो 2 एलिमेंट मिलकर ज्यादा एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो बिल्कुल बन सकता है। हाइड्रोजन का मास कितना है 1 × 2। ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा 16। H2O2 के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा, कितना हो गया हमारे पास 16 × 2 32। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि
एक कंपाउंड का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बिल्कुल फिक्स है। दोनों में से एक कंपाउंड का मास क्या है, एक एलिमेंट का मास कंपाउंड के अंदर फिक्स रहेगा, और दूसरा जो एलिमेंट होगा उस कंपाउंड के अंदर वो बनाएगा होल नंबर रेशियो। तो ये दोनों मिलकर होल नंबर रेशियो बना रहे हैं 1:2। ठीक है, 16:32 मीन्स 1:2। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है आपके लिए फॉर योर एग्जाम। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन an element combine and form a new compound, two or more new compound, then the mass of one element in a compound is fixed and mass of other element bear whole number ratio। तो 16:32 क्या बन रहा है, 1:2 in case of H2O and H2O2। H2O2 is the hydrogen peroxide, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए गेलुसॉक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू गेलुसॉक्स लॉ, ये लॉ हमने अभी भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में हम ये लॉ पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो मान लो दो गैसेज हैं आपस में कंबाइन करी और उन्होंने नया कंपाउंड बनाया, तो एक का वॉल्यूम, तो दोनों गैसेज का वॉल्यूम है जिन्होंने कंबाइन किया है, और जो प्रोडक्ट में सब्सटेंस बना है, कंपाउंड बना है, उसका जो वॉल्यूम है वो आपस में किस में प्रेजेंट होंगे, होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो what is Gay-Lussac's law? According to this unit, some basic concept of chemistry, that when the two gases are combined and form a new substance, then the volume of the both gases and the compound that form in a product side bear a whole number ratio. This is called Gay-Lussac's law. Next law is Avogadro's law. अगला है अवोगैड्रोस लॉ। अवोगैड्रोस लॉ का जो कंसेप्ट है वो एक ब्रिजीलियस हाइपोथेसिस और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो कन्फ्लिक्ट्स चल रही थी उसको दूर करने के लिए बना था ये कंसेप्ट। दिस इज कॉल्ड अवोगैड्रोस लॉ। इस लॉ को सबसे पहले हम लॉ के नाम से कम जानते थे, इस लॉ को हम हाइपोथेसिस बोलते थे। दिस इज कॉल्ड अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, और इसकी बहुत सारी लगभग 3 एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी हैं, और इनकी एप्लीकेशन बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बाद बना अवोगैड्रोस लॉ। और अवोगैड्रो हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा व्हाट अबाउट द एटम क्या होते हैं, मोलिक्यूल क्या होते हैं, और अवोगैड्रोस लॉ हमें क्या बताता है कि एट द फिक्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स of the gaseous substance. The condition is pressure and temperature are fixed. Pressure and temperature will be constant, ठीक है, and the volume of the gases is directly proportional to the number of molecules. ठीक है, this is called Avogadro's law. ठीक है, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड अवोगैड्रोस लॉ। और अवोगैड्रोस लॉ की 3 एप्लीकेशन थी। एक तो एटोमिसिटी का मीन्स था जब कोई भी एटम देखा हमने, जैसे O2 है, कितनी एटोमिसिटी है इसकी, 2। तो जितने एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट रिप्रेजेंट इज एटोमिसिटी। तो आपको अवोगैड्रोस लॉ की 3 एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज एटोमिसिटी, फाइन, आपको इतना पता हो। दूसरी एप्लीकेशन थी रिलेटेड टू वेपर डेंसिटी दूसरी थी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन, आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एंड थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन थी वो भी रिलेटेड टू मोलर मास से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इतने सारे लॉज जब आए, ठीक है, और इसमें एक लॉ और भी था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट दैट लॉ नॉट इन योर एनसीईआरटी, सो आप उसको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको उस लेक्चर में कराया गया था, आपके नोट्स में भी आपको नोट करवाया गया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन लॉज से ही बनी, इन सभी लॉज के कॉम्बिनेशन से ही तैयार हुई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने एटम्स के बारे में डिस्कस किया था, बट उसकी बहुत सी लिमिटेशंस थी जिसको ओवरकम किया, जिसकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो सारी शॉर्टकमिंग्स थी उसको दूर किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इस सारे कंसेप्ट को क्या किया, इसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर किया। तो वन मोर थ्योरी इज ऑल्सो इन योर एग्जाम, इन योर सिलेबस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आफ्टर द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गेलुसॉक्स के कंसेप्ट को बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी, और एक ब्रिजीलियस हाइपोथेसिस जो आया उसको भी अवॉइड करती थी डाल्टन्स थ्योरी, और उस शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए आया अवोगैड्रो हाइपोथेसिस, दैट विल बी कन्वर्ट इन द लास्ट इनटू अवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास।
बच्चे मॉलिक्यूलर मास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सपोज मेरे पास H2 है और वाटर का एटॉमिक मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इन सबके मास नंबर को ऐड करना होगा। वाटर का 1 मास नंबर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो जाता है 18। चाहे आप इसे ग्राम में लिखेंगे तो इसे बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास है, या मॉलिक्यूल की बात है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप इसे म्यू लिखेंगे 18 म्यू, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 18 एटॉमिक मास स्केल के अकॉर्डिंग आप इसे ग्राम की जगह आप म्यू में भी दिखा सकते हैं, और ग्राम में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप इसे जी लगा सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो इन दिस वे यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, इन दिस वे यू ऑल्सो हैव ए, सपोज वी हैव C6H12O6, we will take one more example to explain the concept of molecular mass. Suppose कार्बन का है 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6। जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे नियर अबाउट 180 आपका आंसर आ रहा है, तो म्यू में होगा 180 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ग्राम में आप लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास हमारी ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ग्राम रिप्लेस विद द ग्राम शो विद द, या किसी भी कंपाउंड का मास कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें जो ग्राम यूनिट दिखा रहे हैं दैट रिप्रेजेंट द ग्राम मोलिकुलर मास। और अगर मैंने जैसे मान लो किसी एटम का लिखना है, सपोज कैल्शियम है, कैल्शियम को मास लिखना है तो 40 ग्राम, तो ये एटॉमिक मास है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, इस कंसेप्ट के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट का, और इसके अंदर मैंने आपको काफी न्यूमेरिकल सिखाए थे और इसके फॉर्मूले आपको बस याद रखने हैं। ये इसके मैं कुछ फॉर्मूले लिख रही हूँ दोबारा से, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, N is equal to V upon 22.4 लीटर। तो N is the number of moles and W because represent the, या यहाँ W की जगह स्मॉल m भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। That is given mass of substance that in given। ठीक है, और अपॉन द मोलर मास मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया। मोलर मास का मतलब दोनों है, मोलिकुलर मास भी, अगर न्यूमेरिकल में एटम की बात होगी तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल की बात होगी तो मॉलिकुलर मास। आपको मैंने अभी करना सिखाया कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों की रेशियो से निकल जाता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस। Moles of substance are also equal to number of particles upon Avogadro number. Moles of substance is also equal to volume of substance upon fixed condition 22.4 liter, and this condition is the STP condition, standard temperature pressure condition, and NTP, normal temperature pressure condition. इतना आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स भी होते हैं मोल कंसेप्ट्स टॉपिक के अंदर। ठीक है, जो कि हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मास परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा EF, MF एंड लास्ट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट है हमारा मास परसेंटेज को लेकर। मास परसेंटेज क्या होती है बेटा, किसी भी, मान लो सपोज मेरे पास CO2 है, CO2 का टोटल मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं 44 ग्राम आ रहा है, और उसके अंदर मुझे कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, कार्बन का मास कितना है 12, तो 12 अपॉन 44 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्बन का क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का, आप किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका आपने मास कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाय में टोटल मास ऑफ द कंप्लीट कंपाउंड, जैसे CO2 का टोटल मास मैंने लिखा है, इनटू में 100। इन दिस वे यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारा EF एंड MF। EF और MF का मतलब है इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, और इस टॉपिक से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बहुत बार बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और आज ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। बेटा ये जो कंसंट्रेशन टर्म का टॉपिक है, कंसंट्रेशन टर्म कंसेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं मोलैरिटी। कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और फॉर्मेलिटी। These are the some terms that is related to the concept concentration terms। जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी कैसे उस सॉल्यूशन की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज 4 और 5 टर्म्स हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस रहते हैं इस टॉपिक पे।
और वन मोर, इनकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, इवन हमारा 12th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है, और इनसे रिलेटेड डेफिनेशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन दीज टू, दोनों टर्म के ऊपर कई बार क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट शॉर्ट व्यू ऑफ द चैप्टर नंबर 1. We have a limited days, near about 4 to 5 days, and number of chapter are 3, ठीक है, and second unit is very large, ठीक है। So चैप्टर 1 की रिवीजन, चैप्टर 1 का एक शॉर्ट व्यू था, केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, डाल्टन्स लॉ, मॉडर्न एटॉमिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इवन मोलिकुलर मास, मास परसेंटेज, मोल कंसेप्ट, EF, MF, कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट आर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। सो आप इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के अंदर एक और कंसेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चे, ये जो कुछ मैंने आपको एक व्यू बताया है कि आप लोग इस पूरे चैप्टर के रफ में रिवीजन करते समय छोटे से एक नोट्स बनाकर चैप्टर की रिवीजन करेंगे कंप्लीट, और कम बहुत से न्यूमेरिकल्स क्या करके देखेंगे, सॉर्ट आउट करके देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे चैप्टर 1 के। तो आज से आपका काम रहेगा चैप्टर 1 की आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है, और अगर कोई भी सम, कोई भी डाउट आपके पास आता है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स, डेफिनेटली न्यूमेरिकल में डाउट आ जाता है, तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो वी हैव लिमिटेड डेज, तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करेंगे, यूनिट टेस्ट अपना बहुत बेटर करेंगे, ठीक है। और ये जो यूनिट टेस्ट है, ये आपके ये जो आप मार्क्स, ये सिर्फ ये जो आपकी खुद की जजमेंट रहेगी कि हाँ मैंने अभी तक कितना सीखा। तो यूनिट टेस्ट आपको बिल्कुल लॉयल्टी के साथ खुद से करने हैं, विदाउट कोई भी, आप बिल्कुल भी किसी की हेल्प नहीं लेंगे, खुद से बहुत अच्छे से एग्जाम अपना क्रैक करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 की रिवीजन जो रहेगी, ये आज अपनी चैप्टर 1 की रिवीजन थी। तो डे बाय डे वी विल कंप्लीट अवर ऑल रिवीजन, ऑल द चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं हम उनकी रिवीजन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली एंड विद लॉयल्टी। ओके।